ना गवाते हुए जयनगर एक्सप्रेस की 2 टिकटें ऑनलाइन बुक करा दी। अगले दिन सुबह 11:30 बजे की ट्रेन थी। उस दिन उन दोनों ने कुछ कपड़े और अपना तमाम इक्विपमेंट्स सावधानी से पैक किए कि कहीं कुछ छूट न जाए। कैमरा, माइक, ड्रोन, मेमोरी कार्ड, पावर बैंक, लैपटॉप, ट्राइपॉड और पोर्टेबल एलईडी स्टूडियो लाइट्स, सारा सामान चेक करके पैक कर लिया गया था। संजय को उम्मीद थी कि 1 साल से जिस पल का उन्हें इंतजार था, वो एक कहानी जो उन्हें रातों रात यूट्यूब पर वायरल कर देती, वो बनारस में ही मिलेगी। वैसे भी सैकड़ों हजारों सालों का इतिहास है उस शहर का, और उस बनारस की पावन धरती में ऐसे कई राज दफन थे जो आज भी दुनिया के सामने आने बाकी थे। बहरहाल शाम हो चुकी थी और खाना वगैरह बनाकर वो दोनों उस रात जल्दी सो गए। सुबह उन्हें जल्दी निकलना था। भले ही ट्रेन 11:30 बजे सुबह की थी, लेकिन अगर कल भी आज जैसी ही बारिश रही तो फिर वो दोनों मुंबई नगरी के लंबे ट्रैफिक जाम में फंस कर रह जाते। अगले दिन सुबह दोनों तैयार होकर रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए। जब शौर्य और संजय अपने गांव से मुंबई के लिए निकले थे, सब कभी सोचा ही नहीं कि शहरों में जिंदगी के कई रंग होते, जहां एक तरफ तेज दौड़ती गाड़ियों से बाहर झांकने पर ऊंची ऊंची इमारतें दिखती हैं, वहीं 6x6 के कमरों में रहने वाले धारावी के लोग हर रोज अपनी जिंदगी की कठिनाइयों से लड़ते जूझते जीवन में अपना अपना मुकाम हासिल करने के लिए रोज कड़ी धूप में तपते हैं। कहते हैं मुंबई दोनों हाथ खोले तुम्हें अपने पास बुलाती है, और जब लुटाना शुरू करती है तो तुम्हें सड़क से उठाकर सीधा महलों तक पहुंचा देती है। और उसी मुंबई की चमक देखकर ना जाने शौर्य और संजय जैसे कितने लोग अपना गांव पीछे छोड़ अपनी किस्मत आजमाने इस शहर के बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर हर रोज उतरते हैं। खैर, दूसरे दिनों के मुकाबले आज सड़क पर ट्रैफिक कम था, तो वो दोनों समय रहते स्टेशन पहुंच गए। गाड़ी को प्लेटफॉर्म पर लगने में थोड़ा टाइम था, तो उन दोनों ने छुटपुट खाने की कुछ चीजें, मैगजीन्स और सफर में काम आने लायक कुछ और छोटी मोटी चीजें खरीदी। गाड़ी के प्लेटफॉर्म पर लगते ही उन दोनों की नजर ट्रेन के जनरल डिब्बे की तरफ गई। लोग दौड़ते हुए किसी तरह उसमें घुसकर सीट्स पर कब्जा करने लगे थे। हाथों में एक छोटा सा बच्चा लिए एक औरत अपने पति के साथ ट्रेन में घुसने की कोशिश कर रही थी, और इतनी अफरा तफरी में वो बच्चा स्टेशन की भीड़ और गर्मी में बस रोए जा रहा। 26 घंटे के उस लंबे सफर में जहां ट्रेन के उस छोटे से डिब्बे में सैकड़ों लोग सफर कर रहे हो और हाथ पैर हिलाने की भी जगह न बचे, वहां उस बच्चे का क्या हाल होगा। वो दोनों खुशनसीब थे कि आज उनके पास इतने पैसे तो थे कि स्लीपर क्लास की 2 टिकटें ले पाए, वरना एक वक्त ऐसा था जब 30-30 घंटों का सफर अपनी जान हथेली पर रखकर ट्रेन के दरवाजे पर बैठकर तो कभी लटक कर सफर किया करता। दुनिया में गरीब होने से बुरा शायद कुछ और नहीं, इसीलिए उन दोनों को अपनी जिंदगी का रुख मोड़कर कुछ बड़ा करना था। संजय, चल, ट्रेन बस चलने वाली है। संजय ने सामान उठाया और शौर्य के पीछे पीछे ट्रेन में चढ़ गया। उनके सामने वाले बर्थ पर एक बुढ़ा आदमी बैठा था, और साथ में कुछ और नौजवान थे जो आपस में बातें करते हुए ताश खेलने लगे। थोड़ी देर में ट्रेन भी सीटी पर जाती चल गई। तुम दोनों बनारस जा रहे हो? जी, आप भी? हाँ। आप अकेले सफर कर रहे हैं चाचा? घरवाली आज से 2 साल पहले गुजर गई। जिन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया उन्होंने ही घर से निकाल दिया। पुरातत्व विभाग में अफसर था मैं बेटे, पर अब नालियां और गटर साफ करके इस उम्र में किसी तरह अपना पेट पाल रहा हूं। पिछले महीने डॉक्टर ने बताया कि मेरे पेट में कैंसर है। वक्त बहुत कम है मेरे पास, तो बनारस जा। वहां कोई है आपका? नहीं, मैं वहां मरने जा रहा हूं। मरने? शौर्य और संजय एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। मुक्ति भवन का नाम सुना है बेटे? बस वहीं जा रहा हूं। मुक्ति भवन?
शौर्य ने संजय को बैग में से कैमरा और माइक निकालने का इशारा किया। चाचा, हम ना डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, मतलब वृत्तचित्र। अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम आपकी बातें रिकॉर्ड कर सकते हैं? अच्छा, तुम दोनों डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाते हो? मैं भी बहुत देखता था कभी। हाँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। चाचा की हाँ मिलते ही उन दोनों ने चाचा की शर्ट पर एक माइक फिट किया और संजय हाथों में कैमरा पकड़कर शौर्य और चाचा की बातें रिकॉर्ड करने लगे। हम इस वक्त जयनगर एक्सप्रेस से निकल पड़े हैं मुंबई से बनारस की ओर, और उसी ट्रेन में हमें मिले एक बुजुर्ग जो बनारस जा रहे हैं अपनी मृत्यु की खोज में। जी हाँ, सही सुना, अपनी मृत्यु की खोज में। उन्होंने हमें बनारस में मौजूद मुक्ति भवन के बारे में बताया, जहां जाकर लोग अपने मृत्यु का इंतजार करते हैं। कहते हैं कि काशी में जिसकी मृत्यु होती है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बस इसीलिए सैकड़ों लोग हर साल मुक्ति भवन कहे जाने वाले इस अनोखे और एक लौते आश्रम में भगवान का नाम जपते और उनके भजनों और मंत्रों के बीच अपना शरीर त्यागने तक वहीं रहते हैं, जब तक उनकी आत्मा उस परमात्मा में विलीन ना हो जाए। चाचा ने मुक्ति भवन के बारे में कई रोचक बातें बताई, लेकिन उन्हें देखकर लगता था कि जैसे उन्हें न कि सिर्फ बनारस बल्कि और भी कई जगहों के बारे में बहुत कुछ पता था। उत्सुक शौर्य ने अपने पर और चाचा पर लगे माइक्स को म्यूट किया और संजय को कट करने को कहा, और फिर चाचा को अपने और संजय का इतिहास बताया, कैसे वो एक छोटे से गांव से आए थे और एक यूट्यूब चैनल चला रहे थे। उसे उम्मीद थी कि चाचा उन्हें कुछ ऐसा बता सकते थे जो आज तक किसी यूट्यूब चैनल पर ना दिखाया गया। उस बूढ़े आदमी ने जब उन दोनों की आंखों में देखा तो उनमें कुछ कर गुजरने की भूख के साथ उन्हें सच्चाई भी नजर आई। उन्हें देखकर लगता था कि शायद वो कुछ कहना चाह रहे थे। शौर्य ने एक बार फिर से माइक्स को अनम्यूट किया और संजय को शॉट लेने को कहा। बनारस आप ज़ॉम्बीज़ की बात कर रहे हो? बेटा, उस बीमारी ने उन जीवित लोगों में कुछ तो बदल दिया था। शरीर का मांस सड़ चुका था, आंखों की पुतलियां सफेद पड़ चुकी थी और जगह जगह से उनकी त्वचा फटकर शरीर से लटक रही थी। सैकड़ों की तादाद में उन जहाजों पर मौजूद खून और मांस के प्यासे वो लोग अगर उस दिन बनारस के घाटों पर उतर जाते तो पूरी की पूरी काशी वेतालों की बलि चढ़ जाती। तब बनारस के संतों ने एक फैसला किया। सैकड़ों की तादाद में हाथों में भाले, तलवार और दूसरे अस्त्र शस्त्र लेकर सैकड़ों अघोरी और नागा साधुओं ने वेतालों पर धावा बोल दिया।
ने जहाजों का रुख मोड़ दिया और गंगा के बीचों बीच ले जाकर उन्होंने उन्हें तब तक रोक कर रखा जब तक कि बाकी लोगों ने आबादी से दूर खाली पड़े घाटों को खोद कर उनके नीचे सुरंगों का जाल बिछाने में सफल नहीं हुए। कई हफ्तों तक संतों और वेतालों के बीच वो भीषण युद्ध चलता रहा। जब तक वो युद्ध रुका, सैकड़ों संत भी उस बीमारी का ग्रास बन चुके थे। इसीलिए उन जहाजों पर मौजूद बचे हुए संतों ने धर्म की रक्षा के लिए उन जहाजों पर मौजूद हर एक व्यक्ति की लाश को हाथों में उठाए उन्हीं सुरंगों में ले जाकर समाधि ले ली और उन सुरंगों को ऊपर से हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और ऐसा माना जाता है कि उनमें से कोई भी मरा नहीं, बल्कि आज भी उन सुरंगों में जीवित घूम रहे हैं और अपने आजाद होने की प्रतीक्षा में हैं। आपने वो सुरंग देखी है? नहीं, और उसके अंदर जाने का द्वार मुझे पता है, पर बताऊंगा नहीं। शौर्य ने संजय को कट करने को कहा। उसके बाद उस बूढ़े चाचा ने पूरे सफर में एक शब्द नहीं बोला। शौर्य और संजय को भी लगा कि शायद चाचा उन्हें डराने की कोशिश कर रहे थे और वहां पर ऐसा कुछ था ही नहीं। अगर होता तो इतनी बड़ी बात क्या सदियों से छुपी रहने वाली थी? ऊपर से आज इंटरनेट के दौर में तो बिल्कुल भी नहीं। वेताल, वो भी बनारस में। अच्छी बात।